नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल डेली मॉक टेस्ट में। दोस्तों, अगर आप भी राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी यानी कि 4th ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम राजस्थान हाईकोर्ट के सिलेबस के अकॉर्डिंग 50 हिंदी के क्वेश्चन प्लस 25 कला व साइंस के क्वेश्चन प्लस 10 इंग्लिश के क्वेश्चन के मॉडल पेपर को हल करेंगे। ये मॉडल पेपर नंबर 6 है। इससे पहले हम 5 मॉडल पेपर हल कर चुके हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आने वाली एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही संधि विच्छेद है? अंबूर्णी, अंबुधन, उर्मी, अन्वेषण, अनुधन, ईशन, अत्युत्तम, अतिधन, उत्तम, अनवे, अनुधन, वे। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अत्युत्तम, अतिधन, उत्तम। ये बिल्कुल सही संधि विच्छेद है। अंबुर्णी, अंबुधन, उर्मी, ये इसका संधि विच्छेद सही है, पर इसका जो शब्द बनेगा वह बनेगा अंबुर मी। अन्वेषण, अन्वेषण सही है, इसका जो संधि विच्छेद है अनुधन, ये होगा एषण। अत्युत्तम सही है, अन्वे, अनुधन क्या होगा? ये होगा ऐ। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा संधि शब्द सही नहीं है? कृष्ण धन अयन, कृष्णायन, वात धन अयन, वातायन, दक्षिण धन अयन, दक्षिणायन, उत्तर धन अयन, उत्तरायण। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर धन अयन। इसका सही शब्द बनेगा, ये बनेगा उत्तरायण। इसमें ये न है, इसका क्या हो जाएगा? अण होगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बाकी तीनों शब्द ये शुद्ध रूप में संधि विच्छेद किए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा संधि शब्द सही है? प्रतिधन ईशा प्रतीक्षा, नदीधन अर्पण नद्यार्पण, सतधन नारी सन्नारी, त्रिधन अम्बक त्रिअम्बकम। तो प्रतिधन ईशा प्रतीक्षा ये सही है, नदी धन अर्पण नद्यार्पण ये भी सही है, सतधन नारी सन्नारी ये भी सही है, त्रिधन अम्बक ये अम्बक ऐसे होगा, ये बन जाएगा त्रिअम्बकम, ये गलत है। तो इसमें संधि शब्द सही नहीं है, पूछा है, नहीं है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द कर्मधारय समास के हैं? निशाचर, हुकुमनामा, पनभरा, छुटभया, शुभागमन, शरणकमल, घरस्थ या देशभक्ति। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शुभागमन और चरणकमल। ये दोनों शब्द है, ये कर्मधारय समास के उदाहरण है। शुभागमन के सही समास विग्रह क्या होगा? शुभ है जो आगमन, इसका सही संधि विच्छेद होगा। और चरण कमल का क्या होगा? कमल के समान चरण। इन दोनों ही शब्दों में विशेष्य, विशेषण और उपमान और उपमेय का संबंध बताया जा रहा है, इसलिए इसमें कर्मधारय समास होगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है? सेनानायक, घुड़सवार, जलमग्न, लोकप्रिय। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेनानायक है, इसमें तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है। सेनानायक का सही समास विग्रह क्या होगा? सेना का नायक। इसमें का विभक्ति का लोप हो रहा है, जो कि संबंध तत्पुरुष का ये उदाहरण है। इसके अलावा घुड़सवार का सही होगा घोड़े पर सवार, सही समास विग्रह होगा। और जल में मगन, जलमगन का सही समास विग्रह होगा। और लोक में प्रिय, ये लोकप्रिय का सही समास विग्रह होगा। इनमें पर
और मेल व्यक्ति का लोप हो रहा है, जो कि अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? घर आंगन, पाप पुण्य, लाभ अलाभ, नेक नाम। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक नाम है, ये द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। नेक नाम का सही समास विग्रह क्या होगा? नेक यानी कि अच्छा, है जो नाम, इसमें कर्मधारय समास होगा। घर आंगन, पाप पुण्य और लाभ अलाभ, इन दोनों में ही दोनों पद प्रधान है, इसलिए इसमें द्वंद्व समास का प्रयोग होगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, द्वंद्व समास के दो पदों के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। तो ये बिल्कुल सही है, द्वंद्व समास है, इसका समास विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच योजन चिन्ह का प्रयोग होता है। दूसरा कथन है, विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा, प्रेम आदि भाव को प्रकट करने वाले शब्दों के आगे निर्देशक चिन्ह का प्रयोग होता है। तो ये गलत है। विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा, प्रेम आदि भाव को प्रकट करने वाले शब्दों के आगे हमेशा विस्मयादि बोधक, विस्मय मादि बोधक, ये इसका चिन्ह होता है, इसका प्रयोग होता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कथन ए सत्य है इसमें, किंतु कथन जो दूसरा है इसमें ये असत्य है। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प के सभी शब्द संप्रदान तत्पुरुष समास के उदाहरण है? मुंह बोला, रसोई घर, पूजा घर, यश प्राप्त, घोड़ा गाड़ी, दान पेटी, सत्याग्रह या राह खर्च। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सत्याग्रह और राह खर्च है, ये दोनों शब्द संप्रदान तत्पुरुष समास के उदाहरण है। सत्याग्रह का सही समास विग्रह क्या होगा? सत्य के लिए आग्रह, ये इसका सही समास विग्रह होगा। और राह खर्च का क्या होगा? राह के लिए खर्च। इन दोनों में के लिए व्यक्ति का प्रयोग हुआ है, जो कि संप्रदान तत्पुरुष समास में होता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? भारत, गंगा, पहाड़ और हिमालय। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पहाड़ है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, पहाड़ में जातिवाचक संज्ञा होगी, क्योंकि पहाड़ शब्द से विश्व के सभी पहाड़ों का बोध होता है। भारत, गंगा और हिमालय, इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग किया गया है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है? हिमालय, सच्चाई, सभा या मिट्टी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सच्चाई है, इसमें भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा कौन सी होती है? वे शब्द जिनसे गुण या भाव का बोध होता है, जिसको हम देख या छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। सच्चाई को हम देख और सुन नहीं या छू नहीं सकते, केवल इसको हम महसूस कर सकते हैं, इसलिए इसमें भाववाचक संज्ञा होगी। हिमालय है, इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सभा में समूहवाचक संज्ञा है और मिट्टी में द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? बुढ़ापा जीवन की कठिन अवस्था है। रामचरितमानस हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। मित्रता जीवन का परम धर्म है। ममता स्त्री का असली धन है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। रामचरितमानस हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। रामचरितमानस है, ये एक विशेष ग्रंथ का नाम है, इसलिए इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। बुढ़ापा, मित्रता और ममता, इनमें कौन सी संज्ञा होगी? तो इसमें भाववाचक संज्ञा होगी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है? ममता, सभा, बचपन या मित्रता।
तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सभा में समूहवाचक संज्ञा है। सभा शब्द से व्यक्तियों के एक समूह है या समुदाय का यहाँ पे बोध होता है, इसलिए यहाँ पर समूहवाचक संज्ञा होगी। ममता, बचपन और मित्रता, इन तीनों में भाववाचक संज्ञा है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प के सभी शब्द भाववाचक संज्ञा के हैं? बालक, प्रीति, अनेकता, पशुता, पुस्तक, शौर्य, सौंदर्य, अपनापन, निपुण, ईर्ष्या, बचपन या नैतिकता। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ईर्ष्या, बचपन और नैतिकता, ये तीनों शब्द भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। ईर्ष्या से भाव का बोध होता है, बचपन से अवस्था का बोध होता है और नैतिकता से गुण का बोध होता है, इसलिए इनमें भाववाचक संज्ञा है। बालक यहाँ पर हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, पुस्तक हो जाएगा इसमें जातिवाचक संज्ञा, और निपुण क्या है? निपुण तो विशेषण है, तो इसलिए इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य गुणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है? महंगाई से शेर भर दूध भी खरीदना मुश्किल है, मुझे लाल लाल टमाटर बहुत पसंद है, नीलिमा के पास चमकीले कपड़े हैं, कश्मीरी सेब लाल होता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। महंगाई में शेर भर दूध खरीदना भी मुश्किल है, इसमें गुणवाचक विशेषण नहीं है। इसमें कौन सा विशेषण है? इसमें आ रहा है शेर भर दूध, जिससे हमें दूध की निश्चित या अनिश्चितता का पता चल रहा है, इसलिए इसमें परिमाणवाचक कौन सा होगा? परिमाणवाचक विशेषण होगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसमें लाल लाल है जो कि गुणवाचक विशेषण है, इसमें चमकीले जो गुण का बोध करवाते हैं, और इसमें लाल है तो इसमें भी गुणवाचक विशेषण होगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें आक्रामक क्रिया का प्रयोग हुआ है? आज हमने खीर खाई, रोहन सो रहा है, नेहा कपड़े धोती है, राम पत्र लिख रहा है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। रोहन सो रहा है, इसमें आक्रामक क्रिया का प्रयोग हुआ है। इसमें जो सोना क्रिया है ये स्वाभाविक आक्रामक क्रिया है, और इसमें जो सोना क्रिया का प्रयोग है ये सीधे कर्ता पर यानी कि रोहन पर पड़ रहा है, और इस वाक्य में कोई भी कर्म मौजूद नहीं है, और जिन वाक्यों में कर्म मौजूद नहीं होते हैं वे आक्रामक क्रिया के उदाहरण होते हैं। इसमें खीर, कपड़े और पत्थर, इन तीनों वाक्यों में कर्म मौजूद है, इसलिए ये सक्रामक क्रिया के उदाहरण है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें आक्रामक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है? श्याम सोता है, कृष्ण नहाता है, महेश खांसता है, राम पढ़ता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राम पढ़ता है। इस वाक्य में आक्रामक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। राम पढ़ता है, इसमें कौन सी क्रिया है? तो इसमें सक्रामक क्रिया है, क्योंकि पढ़ने के लिए किसी पुस्तक, पत्र या किसी विषय यानी कि कर्म की इसमें आवश्यकता होगी ही होगी, और जिस वाक्य में कर्म मौजूद होता है वहां पर हमेशा सक्रामक क्रिया होती है। सोना, नहाना और खांसना ये स्वाभाविक आक्रामक क्रिया है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सक्रामक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है? वह विज्ञान पढ़ाता है, बच्चा गीत गा रहा है, मेरा दिल घबराता है, मोहन क्रिकेट खेलता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेरा दिल घबराता है। इस वाक्य में सक्रामक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? इसमें आक्रामक क्रिया का प्रयोग हुआ है, क्योंकि घबराना है ये एक स्वाभाविक रूप से आक्रामक क्रिया है, और इसमें कर्म भी मौजूद नहीं है। विज्ञान, गीत और क्रिकेट, इन तीनों वाक्यों में कर्म मौजूद है, इसलिए ये तीनों ही सक्रामक क्रिया के उदाहरण हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है, दूसरा उसके कारण आर के रूप में है। तो कथन ए है, इसमें सक्रामक क्रिया वह होती है जिसका प्रभाव कर्म पर
पड़ता है। तो अभी कथन ए है ये बिल्कुल सही है। सकर्मक क्रिया वे क्रिया होती है जिसमें प्रभाव है ये कर्म पर पड़ता है। कारण आर है सकर्मक क्रिया में क्या या किससे पूछने पर उत्तर नहीं मिलता है। तो कारण आर इसमें गलत है, क्योंकि सकर्मक क्रिया में क्या और किसे लगाने पर जब प्रश्न पूछते हैं तो उसमें उत्तर मिलता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ए सही है, लेकिन इसमें आर है वह सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में सभी शब्द रात्रि के पर्यायवाची है? रेन निशाचर त्रियामा, रजनी निशित विभावरी, सरवरी निशा रजनीचर, रात यामिनी निशिचर। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। रजनी, निशित और विभावरी ये तीनों शब्द है ये रात्रि के पर्यायवाची है। इसमें निशाचर, इसमें रजनीचर और इसमें निशिचर ये तीनों है ये राक्षस के पर्यायवाची है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द सूर्य के पर्यायवाची नहीं है? शैलजा, गिरजा, अकर्जा, अनल, पावक, कृशानु, अभ्र, शून्य, व्योम, अरुण, मार्तंडे या महिर। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अरुण, मार्तंडे और महिर ये तीनों है सूर्य के पर्यायवाची है। इसमें सूर्य के पर्यायवाची है पूछा है, नहीं नहीं है, इसमें है पूछा है। शैलजा, गिरजा और अकर्जा ये पार्वती के पर्यायवाची है। अनल, पावक और कृशानु ये क्या है? आग के पर्यायवाची है। अभ्र, शून्य और व्योम ये आकाश के पर्यायवाची है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अरुण, मार्तंडे और मिहिर ये सूर्य के पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अग्नि पर्यायवाची है? धूमकेतु, अभ्र, वासव, कृशानु और पावक। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। केवल ए, डी और ई यानी कि धूमकेतु, कृशानु और पावक ये सभी है ये अग्नि के पर्यायवाची है। अभ्र है ये आकाश का पर्यायवाची है और वासव है ये इंद्र का पर्यायवाची है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, पर्वत शब्द के लिए निम्नलिखित में से सही पर्याय चुनिए। धरती, पहाड़, वामा, सेल, तुंग। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। केवल बी, डी और ई यानी कि पहाड़, सेल और तुंग ये सभी पर्वत के पर्यायवाची है। धरती है ये पृथ्वी का पर्यायवाची है और वामा है ये स्त्री का पर्यायवाची है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विलोम शब्द सही नहीं है? आकर्षण, विकर्षण, अमल, विमल, ईमानदार, बेईमान, कृतज्ञ, कर्तधन। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अमल और विमल ये सही विलोम शब्द नहीं है। अमल है और विमल ये एक दोनों के समानार्थी शब्द है। अमल का जो सही विलोम शब्द होगा वह होगा मलिन। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ शब्द है और दूसरी तरफ विपरीत शब्द है। अध्रव का क्या होगा? तो ये होगा अध। अवसान का होता है विलोम शब्द आरंभ। तिख यानी कि तीखा का होगा मधुर और सुधा का होगा गरला या गरल। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द सही नहीं है? निशित को विहित, मर्शन, रुख, शांत, क्लांत, विमनस्य, सोमनस्य। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। शांत का जो विलोम शब्द होता है वह है शांत या उग्र होता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में समश्रुत विनार्थक शब्द का अर्थ संगत नहीं है? निहत, निहित का नष्ट और छुपा हुआ, उत्पल और उपल का कमल और रतन, अनुदित और अनुदित का भाषातृंत या एकत्नीय, पृष्ठ और पृष्ठ कुछा हुआ या पीठ। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये अनुदित का तो भाषा अनुदित
सही दे रखा है। और ये अनुदित होता है, ये एकथनीय नहीं होता है। इसका जो अर्थ होगा वह होगा जो, उदे, न, कुआ, हो। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बाकी इन तीनों का अर्थ बिल्कुल सही दे रखा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शब्द युग्म के अर्थभेद की दृष्टि से असंगत विकल्प है। प्रदीप, दीपक और प्रदीप, उल्टा, मेघ और मेघ का बादल और यज्ञ, उपल उत्पल का कमल और पत्थर, वर्ण और वर्ण, रंग और घाव। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उपल का जो अर्थ होता है वह पत्थर होता है और उत्पल होता है कमल होता है। इसमें इनका अर्थ है वह उल्टा दे रखा है, इसलिए ये असंगत है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बाकी तीनों में इनके अर्थ है वह सही रूप में लिखे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प के भिन्नार्थक शब्दों का अर्थभेद सही नहीं है? इंद्र और इंदु, देवराज और चंद्रमा, उर और उर्का, हृदय और विशाल, ग्रंथि और ग्रंथिका, पुस्तक और सिख धर्म का पुरोहित, अपत्य और अपत्य का संतान और स्वास्थ्य नाशक। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अपत्य होता है, ये होता है स्वास्थ्य नाशक, यानी कि जो बीमार के लिए खाने योग्य न हो उसके लिए हम अपथ्य यूज करेंगे। और संतान है, ये अपत्य का अर्थ होता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों का क्रमशः संगत अर्थ नहीं है? कृति और कृति, रचना और निपुण, चतुष्पद और चतुष्पथ, चौपाया और चौराहा, टुक और टुक्का, टुकड़ा और थोड़ा, कूट और कूद का, किला और पहाड़ की चोटी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसमें जो एक कृति दे रखी है ये इसका अर्थ रचना सही है, और ये जो कृति है ये गलत रूप में लिखा हुआ है, ये होता है कृति जिसका अर्थ होता है निपुण। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द युग्म अर्थ की दृष्टि से संगत नहीं है? मंजरी और मंजीर, कोपल और नूपुर, चरित्र और चरित्रा, आचरण और इमली का पेड़, परिहर और पाही, लाठी और मोतीमाला, निशामुख और निशामर्द, नाखून और घोंसला। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निशामुख है, इसका अर्थ नाखून नहीं गोधुली होता है। गोधुली या शाम को हम निशामुख कहते हैं, और निशामर्ग है, इसका अर्थ होता है गिद्दड़ या शियार, इसका अर्थ होता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और ये जो तीनों है ये बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्व के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? ईशान, वायव्य, आग्नेय या नक्षत्रीय? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आग्नेय। दक्षिण पूर्व के जो बीच की दिशा होगी उससे हम आग्नेय कहेंगे। इसके अलावा उत्तर और पूर्व के जो बीच की दिशा होगी उससे हम ईशान कहेंगे, और वायव्य कहेंगे उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा को, और नक्षत्र किसे कहेंगे? दक्षिण और पश्चिमी दिशा के बीच को। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा को कहेंगे हम आग्नेय। अगला क्वेश्चन है, किए गए उपकार को न मानने वाला इस वाक्यांश के लिए उचित शब्द होगा? विद्वान, कृतज्ञ, उपकारी या कर्तधन? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। किए हुए उपकार को न मानने वाला उस व्यक्ति के लिए हम प्रयोग करेंगे कर्तधन। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आमंत्रण का सर्वाधिक उपयुक्त समानार्थी है? विपत्ति, निमंत्रण, अर्पत्ति या संकट? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निमंत्रण। आमंत्रण का सही समानार्थी शब्द होगा निमंत्रण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। मुहूर्त, विवाहित, शूर्पणखा, पैतृक और स्वस्थ। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 3 और 4, यानी कि शूर्पणखा और पैतृक यहाँ पर शुद्ध रूप में लिखे हुए हैं। मुहूर्त, इसमें हु की मात्रा क्या आएगी?
बड़ी आएगी। विवाहित में वी की और ही की मात्रा दोनों ही छोटी आएगी। ये स्वास्थ्य होता है, स्वास्थ्य। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्दों का चयन कीजिए। चरमोत्सव, परीक्षा, ज्योत्सना, प्रदर्शनी, प्रांगण। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल 1 और 5, यानी कि चरमोत्सव और प्रांगण यहाँ पर शुद्ध रूप में लिखे हुए हैं। परीक्षा शुद्ध रूप में ऐसे लिखा जाएगा, ज्योत्सना में तय और सय दोनों आधे आएंगे और प्रदर्शनी ऐसे लिखा जाएगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है? मैथिली शरण, रात्रि, मूर्ति, पीताम्बर, परीक्षा और पूजनीय, शुश्रा, श्रीमती और मूल्य, पड़ोसी, मिट्टी और मूल्य। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शुश्रा है यहाँ पर अशुद्ध रूप में लिखा हुआ है, शुश्रा ऐसे लिखा जाएगा। और यहाँ पर शुद्ध नहीं है पूछा है, नहीं है। ए, बी और डी इन तीनों ऑप्शनों में जो भी शब्द लिखे हैं ये पूर्ण रूप से शुद्ध रूप में लिखे हुए हैं। आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? वाल्मीकि, निरोग, नुकुर, सुई, अनुग्रहित, दशा, भगीरथी, द्वारका, अंतर्ध्यान, आगामी, बारात और स्वादिष्ट। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वाल्मीकि, निरोग और नुपुर। ये बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखे हुए हैं, ये अनुग्रहित नहीं होता है, ये ऐसे लिखा जाएगा अनुग्रहित। यहाँ पर भगीरथी नहीं होता, ये भागी रथी होता है, और बारात नहीं होता, ये बारात होता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य नहीं है। नौकर के हाथ भेज देना, आज तुम फिर इतनी देर में आए, यह पद कई भावों को प्रकट करता है, अब मेरी बात मान लो। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नौकर के हाथ भेज दो। ये वाक्य है, ये अशुद्ध वाक्य है। शुद्ध कैसे होगा? नौकर के हाथ भिजवा देना, ये शुद्ध होगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। यह विषय अत्यंत कठिन है, नौकर के हाथ से भेज देना, मैं वहां एक पुराने मित्र को मिला, उसे रस्सी बांध कर ले गई। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह विषय अत्यंत कठिन है। ये जो वाक्य है ये पूर्ण रूप से शुद्ध वाक्य है। नौकर के हाथ भेज देना ये गलत है। क्या होगा? नौकर के हाथ भिजवा देना, मैं वहां पुराने मित्र से मिला, यह गलत है। मैं वहां एक पुराने मित्र से मिला, कौन है ये आएगा, यहाँ पे आएगा से मिला, उसे रस्सी बांधकर ले गए, तो ये गलत है। उससे रस्सी से बांधकर ले गए, ये शुद्ध होगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, लोकोक्ति का सही भावार्थ क्या है? लकड़ी के बर्तन में खाना केवल एक बार ही बनाया जा सकता है, छल कपट या धोखेबाजी का व्यवहार हमेशा नहीं चल सकता, भाग्य हमेशा किसी का साथ नहीं देता, निर्धन व्यक्ति को बार बार अवसर नहीं मिलता। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छल कपट या धोखेबाजी का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, लोकोक्ति का सही भावार्थ होगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, अंधों में काना राजा, लोकोक्ति का सही अर्थ चुनिए। अज्ञानियों और मूर्खों के बीच कम ज्ञान वाले व्यक्ति को भी बहुत आदर या बड़ा पद मिल जाना, अंधों की बस्ती में किसी एक आंख वाले का राजा बन जाना, शारीरिक रूप से अशक्त लोगों की मदद करना,
दुष्ट व्यक्तियों के बीच किसी सज्जन का रहना। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अज्ञानियों या मूर्खों के बीच कम ज्ञान वाले व्यक्ति को भी बहुत आदर या बड़ा पद मिल सकता है। अंधों में काना राजा लोकोक्ति का सही अर्थ होगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, आसमान पर थूकना मुहावरे का सही अर्थ किस विकल्प में है? असंभव कार्य को करने का प्रयास करना, किसी महान या प्रतिष्ठित व्यक्ति पर कलंक लगाने का प्रयास करना, अत्यधिक घमंड में चूर होना, बिना सोचे समझे किसी से झगड़ा करना। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किसी महान या प्रतिष्ठित व्यक्ति पर कलंक लगाने का प्रयास करना। आसमान पर थूकना मुहावरे का सही और सटीक अर्थ होगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, कलेजा ठंडा होना मुहावरे का सटीक अर्थ क्या है? अत्यधिक ठंड लगना, बहुत घबरा जाना या डर जाना, मन को शांति या संतोष मिलना, किसी से बदला लेने की भावना रखना। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मन को शांति या संतोष मिलना, कलेजा ठंडा होना मुहावरे का सही और सटीक अर्थ होगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण ऊष्म व्यंजन की श्रेणी में आता है? य लव स है, अक्षित्र ज्ञ और श्र, च छ ज झ। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स और स है। ये सभी ये यानी कि 4 वर्ण हैं, ये ऊष्म व्यंजन श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, उच्चारण स्थान की दृष्टि से त थ द ध और न व्यंजनों को क्या कहा जाता है? कंठे व्यंजन, मध्यम व्यंजन, ओष्ठ्य व्यंजन या दंत्य व्यंजन? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दंत्य व्यंजन कहे जाते हैं। त थ द है क्योंकि इनके उच्चारण में जो है ध्वनि है, ये यानी कि जीभ है, ये दांत के साथ जाके टकराती है, इसलिए इनको दंत्य व्यंजन कहा जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पेड़ से पत्ता गिरा इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति के रूप में प्रयुक्त हुआ है? करण कारक, अपादान कारक, कर्म कारक या अधिकरण कारक? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अपादान कारक। जब किसी वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होने, तुलना करने या डरने का भाव प्रकट होता है, वहां पर हमेशा अपादान कारक होता है। यहाँ पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, यानी कि यहाँ पर अलग होने का भाव है, इसलिए इसमें अपादान कारक होगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, राजा ने निर्धनों को वस्त्र दिए इस वाक्य में को किस कारक का उदाहरण है? कर्म कारक, संपादन कारक, संबंध कारक या कर्ता कारक? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संपादन कारक। वाक्य में जब कर्ता किसी के लिए कुछ कार्य करे या किसी को हमेशा के लिए कोई वस्तु दान में दे, तो वहां पर हमेशा संपादन कारक होता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, जिनके आने की कोई तिथि या तारीख निश्चित न हो इस वाक्यांश के लिए सही शब्द चुनिए। अतिथि, आगंतुक, सामयिक या अतिथि? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अतिथि। जिनके आने की कोई तिथि या तारीख निश्चित नहीं होती है उसके लिए हम अतिथि शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, पवन शब्द का सही संधि विच्छेद किस विकल्प में है और इसमें कौन सी संधि नियम लगा है? पैधन वन व्यंजन संधि, पोधन अन अयादि स्वर संधि, पोधन अन वर्ध स्वर संधि या पवधन अन दृढ़ स्वर संधि? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पोधन अन अयादि स्वर संधि। पवन का सही संधि विच्छेद होगा पोधन अन और इसमें अयादि संधि का प्रयोग हुआ है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसमें ओ है प्लस अन यानी कि असमान स्वर है, जो क्या बनाएगा, ये बनाएगा औ बनाएगा और ये क्या बन जाएगा, पवन। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
अगला क्वेश्चन है, रामायण शब्द का सही संधि विच्छेद किस विकल्प में दिया गया है? रामधन आयन, रामाधन अयन, रामधन अयन या रामधन आन। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रामधन अयन। ये क्या बन जाएगा? रामायण। अब देखो, रामायण एक, इसमें ना दो संधि का प्रयुक्त होती है। पहली तो है व्यंजन संधि और दूसरी कौन सी है इसमें? दृक् स्वर संधि। दृक् स्वर संधि। रामधन अयन, ये क्या बन जाएगा? राम ए प्लस ए मिलकर क्या बनेगा? ये बनाएगा आ। ये है दृक् संधि का उदाहरण। और इसमें एक दूसरा है, कौन सी है? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के अनुसार यदि शब्द की कहीं पर भी र हो, क्या हो? र हो और उसके बाद क्या आए? न आए, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा, इस न का क्या बन जाता है? ये अन बन जाता है। इसलिए इसमें ये व्यंजन संधि भी प्रयुक्त हुई है। एग्जाम में आपको दोनों में से एक देगा, आपको अच्छे से देख के इसका सही आंसर करना है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, लोक देवता पाबूजी का मुख्य पूजा स्थल कोलूमंड राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जोधपुर ग्रामीण, फालोदी, बीकानेर या बाड़मेर। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फालोदी में। लोक देवता पाबूजी का जो पूजा स्थल है कोलूमंड, ये फालोदी जिले में स्थित है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, किस दुर्ग को गठबिटली और राजस्थान का जिब्राल्टर के नाम से भी जाना जाता है? मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर, तारागढ़ दुर्ग अजमेर, कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद या चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तारागढ़ दुर्ग अजमेर को गठबिटली और राजस्थान का जिब्राल्टर के नाम से जाना जाता है। एक तारागढ़ दुर्ग है, ये बूंदी में भी स्थित है। आपको ध्यान रखना है कि तारागढ़ जो अजमेर में स्थित है, इसको गठबिटली और राजस्थान का जिब्राल्टर कहते हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध थेवा कला का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? बाड़मेर से, जयपुर से, प्रतापगढ़ से या सीकर से। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रतापगढ़ से। थेवा कला है, ये प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है और थेवा कला में कांच पर सोने की निकासी की जाती है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध शरीर नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र या जाति की महिला द्वारा मुख्य रूप से किया जाता है? किशनगढ़ क्षेत्र की गुर्जर महिलाओं द्वारा, सिक्खवाटी क्षेत्र की जाट महिलाओं द्वारा, मारवाड़ क्षेत्र की भील महिलाओं द्वारा या मेवाड़ क्षेत्र की मेव महिलाओं द्वारा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, किशनगढ़ क्षेत्र की गुर्जर महिला द्वारा। राजस्थान का प्रसिद्ध नृत्य है शरीर नृत्य, ये किया जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में घिंगा गवर का पर्व मुख्य रूप से कहाँ का प्रसिद्ध है और यह कब मनाया जाता है? जयपुर में चैत्र शुक्ल तृतीया को, उदयपुर और जोधपुर में बैशाख कृष्ण तृतीया को, कोटा में भाद्रपद शुक्ल तृतीया को, बीकानेर में श्रावण शुक्ल तृतीया को। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घिंगा गवर है, ये उदयपुर और जोधपुर में बनाया जाता है वैशाख कृष्ण तृतीया को। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, जम्बोजी द्वारा प्रतिपादित विश्नोई संप्रदाय में कुल कितने नियमों की पालना की जाती है? 11 नियम, 29 नियम, 36 नियम या 42 नियम। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 29 नियमों का पालन किया जाता है जम्बोजी की विश्नोई संप्रदाय में। 36 नियमों की है ये जसनाथी में किया जाता है, जसनाथी संप्रदाय में, और 42 नियम है ये शरणदासी संप्रदाय में पालन किया जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चित्र बने ठने का संबंध राजस्थान के किस चित्र शैली से है और इसके चित्रकार कौन थे? मेवाड़ शैली साहिबदी, किशनगढ़ शैली निहालचंद, बूंदी शैली सुरजन सिंह, मारवाड़ शैली नारायण दास। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बनी ठनी है, इसका संबंध किशनगढ़ शैली से है और इसके जो चित्रकार थे वे निहालचंद थे। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, चूप और रखन नामक आभूषण मानव शरीर के किस अंग में पहने जाते हैं?
नाक में, कान में, दांत में या गले में? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दांत में पहने जाने वाले आभूषण है चूप और रखन। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, भपंग राजस्थान का एक प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है, इसके जादूगर या प्रसिद्ध वादक कौन माने जाते हैं? जहूर खां मेवाती, शक्कर खां मंगनियार, पेपे खां लंगा या पंडित रामनारायण? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जहूर खां मेवाती भपंग वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक माने जाते हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, तुरा कलंगी लोक नाट्य विद्या में तुरा और कलंगी क्रमशः किसके प्रतीक माने जाते हैं? कृष्ण और राधा के, शिव और पार्वती के, राजा और रानी के, राजपूत और मुगलों के? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तुरा है ये शिव का प्रतीक है और कलंगी है ये पार्वती का प्रतीक माना जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, जैसलमेर के प्रसिद्ध पटुओं की हवेली अपने किस विशेष गुण के कारण पूरे विश्व में प्रसिद्ध है? दीवारों पर की गई कांच की जड़ें यानी शीश महल के कारण, सोने की निकासीदार चित्रकारी के कारण, पत्थरों पर की गई जालीदार निकासी और सुंदर झरोकों के कारण, हवेली के नीचे बनी विशाल गुप्त सुरंगों के कारण? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जैसलमेर की जो प्रसिद्ध पटुओं की हवेली है ये अपने पत्थरों पर की गई जालीदार निकासी और सुंदर झरोकों के कारण पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की किस लोक देवी को चूहों की देवी कहा जाता है और इनका मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? जीण माता रेवासा सीकर, करणी माता देशनोक बीकानेर, केला देवी करौली, चामुंडा माता जोधपुर? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करणी माता को चूहों की देवी के रूप में पूजा जाता है और इनका जो मुख्य मंदिर है ये देशनोक बीकानेर में स्थित है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी संस्कृति में बडार शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? विवाह के अवसर पर दिए जाने वाला सामूहिक प्रतिभोज, बच्चे के जन्म के समय गाए जाने वाला मंगल गीत, मृत्यु के 12 दिन किए जाने वाला संस्कार, गृह प्रवेश के समय किया जाने वाली पूजा? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विवाह के अवसर पर दिया जाने वाला सामूहिक प्रतिभोज होता है उसे हम बडार के नाम से जानते हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, ताराभात की ओढ़नी और लहरभात की ओढ़नी राजस्थान की किन महिलाओं की पारंपरिक वेशभूषा का मुख्य हिस्सा है? राजपूत महिलाओं की, आदिवासी महिलाओं की, गुज्जर महिलाओं की या जाट महिलाओं की? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आदिवासी महिलाओं की पारंपरिक वेशभूषा का हिस्सा है ताराभात की ओढ़नी और लहरभात की ओढ़नी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र एक सुशीर वाद्य यानी फूंक मारकर बजाए जाने वाला नहीं है? अलगोजा, बांसुरी, सतारा या कामयाचा? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कामयाचा है ये सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है। अलगोजा, बांसुरी और सतारा ये तीनों ही सुशीर वाद्य यंत्र है और अलगोजा है ये राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? इसका निर्माण किसने करवाया था? बूंदी में राव अनुरुद्ध सिंह द्वारा, अलवर में महाराजा बख्तावर सिंह के द्वारा, जोधपुर में महाराजा जसवंत सिंह के द्वारा या भीलवाड़ा में जगन्नाथ कछवाऊ द्वारा? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 84 खंभों की छतरी है ये बूंदी जिले में स्थित है और इसका निर्माण राव अनुरुद्ध सिंह के द्वारा करवाया गया था। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, बड़ौली के शिव मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है जो अपनी पंचायत शैली की वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ या जयपुर? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है बारडोली के शिव मंदिर। तो ये जो बारडोली का शिव मंदिर है ये पंचायत शैली में बना हुआ है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, ढूंढाड़ बोली की उपबोली तोरावटी मुख्य रूप से राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? मेवात क्षेत्र अलवर भरतपुर, वागड़ क्षेत्र डूंगरपुर बांसवाड़ा, कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र नीमका थाना व सीकर, हड़ौती क्षेत्र कोटा बूंदी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र यानी कि नीमका थाना व सीकर में मुख्य रूप से तोरावटी बोली बोली जाती है और तोरावटी है ये ढूंढाड़ी बोली की उपबोली है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस मंदिर की सांझिया यानी कि केले के पत्तों की सांझी पूरे प्रदेश में विख्यात है? श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा राजसमंद, गोविंद जी मंदिर जयपुर, मदन मोहन जी मंदिर करौली, जगदीश मंदिर उदयपुर। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए श्रीनाथ जी मंदिर जो कि नाथद्वारा राजसमंद में स्थित है। यहाँ की केलों के पत्ते की सांझी पूरे प्रदेश में विख्यात है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, बाणगंगा मेला राजस्थान के किस जिले में वैशाख पूर्णिमा को आयोजित किया जाता है? अलवर, कोटपुतली बरखोड़, जयपुर ग्रामीण या दौसा? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जयपुर ग्रामीण में बाणगंगा मेला आयोजित किया जाता है। कब किया जाता है? तो वैशाख पूर्णिमा को। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पोट्री कला को पुनर्जीवित करने और उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का श्रेय किसे जाता है? करपाल सिंह शेखावत, कुदरत सिंह, देवलाल साहू, अर्जुन प्रजापति? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करपाल सिंह शेखावत को राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पोट्री को पुनर्जीवित और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का श्रेय दिया जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर और जैसलमेर क्षेत्र में खेली जाने वाली रम्मत लोक नाट्य विद्या की शुरुआत करने से पूर्व किस लोक देवता के भजन गाए जाते हैं? बाबा रामदेव जी के, पाबू जी के, गोगा जी के या तेजा जी के? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बाबा रामदेव जी के भजन गाए जाते हैं। कहाँ पर? बीकानेर और जैसलमेर क्षेत्र में रम्मत लोक नाट्य विद्या की शुरुआत करने से पहले। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, खेतड़ी महल जो कि झुंझुनू में स्थित है को शेखावाटी का हवा महल कहा जाता है। इस महल का निर्माण किसने करवाया था? राजा मान सिंह ने, राजा भोपाल सिंह ने, महाराजा स्वाई प्रताप सिंह ने या राजा अजीत सिंह ने? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजा भोपाल सिंह ने। शेखावाटी का हवा महल यानी कि किसे कहते हैं? शेखावाटी का हवा महल खेतड़ी महल को कहते हैं जो कि झुंझुनू में स्थित है। इसका निर्माण राजा भोपाल सिंह ने करवाया था। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, जालोर के सोनगरा चौहानों की कुलदेवी के रूप में किस माता को पूजा जाता है? बाण माता, आशापुरा माता, जीण माता या शाकंभरी माता? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आशापुरा माता। ये जालोर के सोनगरा चौहानों की क्या है? कुल देवी है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मोठड़े की पगड़ी मुख्य रूप से किस अवसर या ऋतु में पहनी जाती है? विवाह उत्सव के अवसर पर, श्रावण मास में तीज के अवसर पर, होली के त्योहार पर, युद्ध पर जाते समय या शोक के समय? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विवाह उत्सव के अवसर पर पहनी जाती है राजस्थान में मोठड़े की पगड़ी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द कैप्टन along with his crew members drowned in the storm. Were, was or have been? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी was। जब दो सब्जेक्ट को along with, together with या as well as
से जोड़ा जाता है तो क्रिया हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार आती है। यहाँ पर पहला सब्जेक्ट क्या है? द कैप्टन, जो कि सिंगुलर है और सिंगुलर वर्ब के साथ हमेशा वाज का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इफ आई ए किंग आई वुड हेल्प द पुअर। एम, वाज, वर या हैड बीन। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर। ये जो सेंटेंस है ये क्या है? काल्पनिक और असंभव स्थिति को दर्शाता है। व्याकरण के नियम के अनुसार वर्तमान की काल्पनिक स्थिति में सभी सब्जेक्ट जैसे कि आई, ही, सी, इट कुछ भी हो के साथ हमेशा क्या आएगा? वर आएगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। द बॉय किल्ड द स्नेक। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द स्नेक वाज किल्ड बाय द बॉय। ये जो सेंटेंस दिया गया है ये सिंपल पास्ट टेंस है, यानी कि इसमें सब्जेक्ट दे रखा है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है प्लस ऑब्जेक्ट है। इसको पैसिव में बदलते समय ऑब्जेक्ट आएगा पहले, सबसे पहले, फिर वाज या वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय के साथ क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। सिक्योरली हैड ही लेफ्ट द रूम द लाइट्स वेंट ऑफ। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्हेन। यहाँ पर इसका प्रयोग होगा व्हेन का होगा। क्यों होगा? अंग्रेजी व्याकरण यानी कि इंग्लिश ग्रामर में सिक्योरली और हार्डली के साथ हमेशा व्हेन का प्रयोग होता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड कैंडिड। कैंडिड का आपको सिनोनिम यानी कि समानार्थी शब्द बताना है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रैंक। कैंडिड का अर्थ क्या होता है? स्पष्टवादी, स्पष्टवादी। और फ्रैंक क्या होता है? ये भी खुलकर बोलने वाला। स्पष्टवादी का अर्थ क्या होता है? खुल के बोलने वाला। और फ्रैंक का भी अर्थ होता है खुल के बोलने वाला। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। शी सेड टू मी प्लीज हेल्प मी विद माई होमवर्क। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शी रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर विथ हर होमवर्क। देखो ये क्या है? इनडायरेक्ट स्पीच है। डायरेक्ट स्पीच में जब भी प्लीज या काइंड दे रखा हो, काइंडली दे रखा हो या लगा हो, तो उसके साथ ये क्या हो जाएगा? एक आज्ञावाचक या प्रार्थनावाचक वाक्य हो जाएगा। इसमें हमेशा सेड टू की जगह क्या आएगा? रिक्वेस्ट आएगा। क्या आएगा? रिक्वेस्ट आएगा। और ऐसे वाक्य को जोड़ने के लिए हमेशा टू का प्रयोग किया जाएगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड ऑब्स्टिनेट। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टबर्न। इसका अर्थ क्या होता है? ऑब्स्टिनेट का भी अर्थ होता है जिद्दी या अड़ियल, और स्टबर्न का भी अर्थ होता है जिद्दी या अड़ियल। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट आर्टिकल। गंगास इज कंसिडर्ड ए स्केर्ड रिवर बाय द हिंदूज। ए, एन, द या नॉन आर्टिकल रिक्वायर्ड। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द। दुनिया की सभी नदियों, सागर, पर्वतों के नाम से पहले हमेशा द का प्रयोग होता है। यह क्या? गंगा है, तो इससे पहले क्या आएगा? द। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट आर्टिकल। माय ब्रदर इज एमए इन इंग्लिश फ्रॉम राजस्थान यूनिवर्सिटी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पर क्या होगा? एन का प्रयोग होगा। क्यों होगा? एमए को जब हम बोलते हैं
तो उसका जो उच्चारण होता है ये क्या होता है, एम, यानी कि ऐसे होता है। तो ये क्या है, एक स्वर ध्वनि है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, स्वर ध्वनि के साथ यानी कि ओवल साउंड के साथ हमेशा एन का प्रयोग होता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट मॉडल वर्ब टू एक्सप्रेस एबिलिटी। व्हेन आई वाज यंग आई रन 5 मील्स विदाउट गेटिंग टायर्ड। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुड। वाक्य में क्या दे रखा है, व्हेन आई वाज यंग से पता चलता है कि बात पास्ट टेंस की हो रही है। भूतकाल में क्षमता, योग्यता, शक्ति को दर्शाने के लिए हमेशा कुड का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें और चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आने वाली एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। धन्यवाद।